अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैन यू ऑल हियर मी? एम आई ऑडिबल? ठीक है, स्टार्ट करते हैं पेपर. दिस इज मीन यू कैन सी द स्क्रीन, राइट? एवरीवन कैन सी द स्क्रीन? ओके. सो पेपर आज है. अभी काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, बट हम स्टार्ट कर रहे हैं. एनीवेज, रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दिया. सो CAIE AS लेवल फिजिक्स पेपर 1 MCQs वेरिएंट 1-3 मई जून 2024. 1 hour 15 minutes. कोशिश करेंगे इतनी देर में कंप्लीट कर लें. यू हैव टू आंसर ऑल 40 क्वेश्चंस. टोटल 40 मार्क्स. ये आपको डेटा और फॉर्मूला गिवन होते हैं. पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है. आओ इसको जल्दी से स्टार्ट कर दें. ठीक है, चलो शाबाश. लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज इक्वल टू दिस मैनी जूल्स? सो इट्स जस्ट अ सिंपल मैटर ऑफ कन्वर्टिंग द यूनिट्स. ठीक है, तो आई एम जस्ट गोना राइट दिस एज 5, क्योंकि डेसिमल प्लेस हम कितनी दफ़ा मूव कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 दफ़ा हमने डेसिमल प्लेस मूव किया है. तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10⁻⁻6, बिकॉज आगे मूव किया है डेसिमल को. तो ये आपका जूल्स में लिखा हुआ है. अब जो 10⁻⁻6 है, इसका मतलब होता है माइक्रो. सो आपका आंसर हो जाना चाहिए माइक्रो जूल्स. क्लियर? नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. सिंपल यूनिट कन्वर्जन. Question 2. Measurement of a physical quantity may be subjected to random errors and systematic errors. Which statement is correct? So the question is about systematic and random errors, right? A systematic error cannot be reduced by adjusting the apparatus. That is wrong. Actually, apparatus को adjust करके कोई गलती को correct करके systematic error को सही किया जा सकता है. Systematic error results in a different reading each time the measurement is taken. No. सिस्टमेटिक एरर की वजह से रीडिंग हर बार सेम ही आएगी, लेकिन वो या तो हमेशा आपकी ट्रू वैल्यू से ऊपर आएगी या सिस्टम ट्रू वैल्यू से नीचे आएगी. अगर एक ही मेजरमेंट बार बार लें तो सिस्टमेटिक एरर की वजह से वो रीडिंग आपकी बार बार डिफरेंट नहीं आएगी. अगर वो रीडिंग बार बार डिफरेंट आ रही है तो इसका मतलब समझो कि वो रैंडम एरर है. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. एक ही सिंगल मेजरमेंट को अगर आप बार बार लेंगे तो वो सिस्टमेटिक एरर की वजह से डिफरेंट नहीं आती. इट जस्ट is not the same as true value, and it's either always above or always below the true value. Random errors are always caused by the person taking the measurement. Person जरूरी नहीं है हमेशा, और भी बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं. It's not always due to the person. ठीक है, environmental factors भी involved हो सकते हैं. Limitation with the apparatus भी हो सकती है. Random errors can be reduced by taking the average of several measurements. That is correct. और ये सीधी सी बात है, आपके नोट्स में ये सब लिखा हुआ है. ये पॉइंट एग्जैक्टली आपके नोट्स में लिखा हुआ है, राइट? Let's move on to question number 3. Young modulus of a material of a wire is to be found. The young modulus is given by the equation. So ये equation वही है जो आप पढ़ते हो, E is equals to FL upon AX. The only thing is कि उन्होंने A को pi d square upon 4 यानी कि डायमीटर से वाली एक्सप्रेशन से रिप्लेस करके यहाँ पे डाल दिया, इसलिए ये 4FL upon pi d square x बन गई है. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन उन्होंने जो दी हुई है वो इन्हीं दोनों एक्सप्रेशंस का कॉम्बो है. कह रहे हैं वायर इज एक्सटेंडेड बाय नोन फोर्स, फॉलोइंग मेजरमेंट्स आर मेड. Which measurement has the largest effect on the uncertainty in the value of the Young's modulus? Essentially कौन सी मेजरमेंट की वजह से परसेंटेज अनसर्टेनिटी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आएगी, ये आपसे वो पूछ रहे हैं. ठीक है, तो आपने ये देखना है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी सबकी क्या है, और फिर उस चीज़ की यहाँ फॉर्मूला में पावर क्या है, वो भी अफेक्ट करती है इस बात को. तो अगर आप लेंथ को देखो तो लेंथ की पावर तो 1 है, और लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालो, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लो और इस वैल्यू से डिवाइड कर दो. इफ आई डू 0.002 डिवाइडेड बाय 2.043 और इनटू 100 करो, तो मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है इसकी 0.09.
7%। और इसको मल्टीप्लाई में 1 ही करना होगा क्योंकि एल के ऊपर पावर जो है वो कुछ भी नहीं है, 1 है। डायमीटर को देखूं तो 0.02 डिवाइडेड बाय 0.54 करूंगा और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.7। और फिर परसेंट को 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा क्योंकि डी के ऊपर स्क्वायर है, तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स अप्लाइड जो है उसको देख लो, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, 0.01 डिवाइडेड बाय 16.92 इंटू 100। फोर्स के ऊपर भी पावर 1 है तो उसको भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। और एक्सटेंशन को देख लो तो उसमें लिखा हुआ है 0.2 डिवाइडेड बाय 5.2 इंटू 100, तो ये आ रहा है 3.84%। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो इसकी आ रही सबसे ज़्यादा, लेकिन इसकी 3.7 होकर 2 से मल्टीप्लाई हो रही, तो इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आ रहा है। जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए करेक्ट, वो डायमीटर होना चाहिए, जो कि सही आंसर है। ऑलराइट, क्लियर? लेट्स लुक एट question number 4. Two physical quantities combined together as a product can produce a scalar quantity or a vector quantity. Which product of the two quantities produces a scalar quantity? तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो चीज आएगी उसका हमें बताना है कि वो स्केलर है या वेक्टर है, और हमें स्केलर वाले को आंसर देना है। पहले लिखा हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो ये वर्क डन की बात हो रही है। वर्क क्या होता है? स्केलर होता है, तो एक्चुअली ए ही आपका आंसर है। ठीक है, बाकी मास और एक्सेलरेशन जो है ये रिजल्टेंट फोर्स होती है, ये आपको पता है कि वेक्टर है। प्रेशर इनटू एरिया भी फोर्स होती है, ये भी वेक्टर है। वेलोसिटी इनटू टाइम जो है वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, वो भी वेक्टर है। तो आपका आंसर ए ही था, 4। करेक्ट। लेट्स डू 5। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ द डायग्राम शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड्स ऑफ द मोशन? लास्ट 2 सेकंड्स जो है वो मोशन के, यानी कि 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड्स तक डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है? आई मीन यू कैन यूजली easily do it using area under the graph. The area that you would find would be this area. ये ट्रेपीजियम की शेप बन जाएगी, और ट्रेपीजियम की शेप जो बनेगी यहाँ पे उसको हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्या शेप उसका क्या आ रहा है। हाफ इंटू ये वाली चीज़ लेंगे, ये 2 है, और फिर सम ऑफ पैरेलल लाइंस है, ये हो गया 6 और ये हो गया 12, 6 + 12। सो 6 + 12 कितना होता है? 18, और हाफ और 2 तो कट जाएगा, तो 18 मीटर्स आंसर आना चाहिए। लेट्स सी इफ दिस इज करेक्ट। यस, इजी क्वेश्चन। ठीक है जी, यहाँ तक पहुँच गए हम। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नंबर 6 को देखते हैं। राइट, a block is moving along a horizontal frictionless surface. The constant force F and a constant resistive force of 5 Newton act on the block as it is moving in the direction of force F. तो ये एक फोर्स लग रही है जो इसकी ड्राइविंग फोर्स है, ये एक रेजिस्टिव फोर्स इस पे एक्ट कर रही है। फ्रिक्शन नहीं है, बस ये कुछ कोई बंदा इधर से पुश कर रहा है, एक बंदा इधर से पुश कर रहा है, इसकी फोर्स प्रॉब्ली ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन या व्हाटएवर। नाउ दे सेइंग द ग्राफ शोज द वेरिएशन। अच्छा, डजंट नेसेसरीली मीन कि ये वाली फोर्स ज़्यादा होगी, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर अब आप नोटिस करो तो हो ये रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम का आपको ग्राफ दिया हुआ उसमें उसका ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कम हो रहा है। मोमेंटम कम हो रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? डिसेलरेट कर रहा है।
डिसेलरेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिसेलरेट कर रहा है, तो इसका मतलब प्रॉब्ली ये वाली फोर्स ज़्यादा होगी, ये वाली फोर्स कम होगी। सो इनिशियली ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, लेकिन ओवरऑल ये वाली फोर्स ज़्यादा है, ये वाली फोर्स कम है, तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में इसकी वजह से ऑब्जेक्ट यूँ डिसेलरेट कर रहा है, इसलिए उसका मोमेंटम कम हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। अब वो कह रहे हैं फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड बता दें। फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड निकालने से पहले हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालनी पड़ेगी। अब रिजल्टेंट फोर्स मोमेंटम टाइम ग्राफ से कैसे आती है? इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इजंट इट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है बेसिकली, but it also means the gradient of momentum time graph, ठीक है, बिकॉज चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन चेंज ऑफ टाइम ही है ना वैसे तो 2.7 जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा है, और जो नहीं 2.7 नहीं आ रहा, 2.7 माइनस 1.5 आ रहा है, ये मोमेंटम में चेंज आ रहा है। और माशाल्लाह से जो टाइम है उसमें वो 0.4 माइनस 0 या 0.4 ही है, बस लिख लो। मोमेंटम का यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे मोमेंटम जीरो नहीं है, ये फॉल्स ओरिजिन लिया हुआ है इन्होंने। तो मेरी रिजल्टेंट फोर्स आएगी पहले 2.7 minus 1.5 divided by 0.4. I get 3 newtons as the resultant. अब मुझे पता है कि रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों की मिला के ओवरऑल यूं है 3 न्यूटन की, तो मुझे पता है कि ये वाली फोर्स जो है फिर वो क्या हो जाएगी, 2 न्यूटन होगी। बड़ा आसान सा है, क्या कि भाई देखो 5 न्यूटन वाली फोर्स माइनस एफ कर लो तो 3 आंसर आता है, तो एफ का आंसर हो गया सिंपली 2 न्यूटन, और 2 न्यूटन यहाँ लिखा हुआ है, होपफुली ये सही है, यस इसका ये ठीक है। ओके हो गया जी, चलते रहे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुश्किल लगे तो बता देना, स्टॉप कर देना मुझे। ऑलराइट, लेट्स कीप गोइंग। आज अटेंडेंस बहुत कम है, क्या सीन है? मैंने टाइमिंग्स की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गई आई थिंक। लेट मी जस्ट चेक द ग्रुप वंस, क्या चल रहा है बच्चों का। चलो खैर, अब मैं नहीं देख रहा यार, लेट्स कंटिन्यू। ओके, कैन आई एक्सप्लेन दिस अगेन प्लीज? ओके, सो एसेंशियली आपको ये वाली फोर्स निकालनी थी, राइट? यू वांटेड टू फाइंड दिस फोर्स। अब ये दो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज लग रही हैं, तो इनका माइनस होकर आंसर आएगा। वी ऑलरेडी हैव एन आइडिया कि दैट द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन एज वेल, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटिंग फ्रॉम मोमेंटम एंड टाइम। यू फाउंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच गिव्स यू द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। रिजल्टेंट निकाल लिया। अब आपको इन दोनों का रिजल्टेंट तो पता है 3 है लेफ्ट की डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बस इनको माइनस करो, 5 और 3 को माइनस करो, तो ये वाली 2 न्यूटन की फोर्स आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? Let's do Newton's third law, question 7. Newton's third law describes two forces that act in equal magnitude and form a pair. Which description of the two forces is not a correct pair? They act in opposite directions. ये तो correct statement है, हमें incorrect statement ढूंढना है। They act on different objects. ये बात बिल्कुल सही है। दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे, ए बी पे और बी ए पे फोर्स लगाता है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे फोर्सेस लग रही होती है, बात बिल्कुल ऐसे ही है। दे आर ऑफ द सेम टाइप, ये बात भी होनी चाहिए। दे कॉज एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये जो दोनों फोर्सेज होती हैं, जो पेयर की हम बात कर रहे होते हैं, ये एक ही ऑब्जेक्ट पे थोड़ी एक्ट कर रहा होता है। ए बी पे लगा रहा होता है, बी ए पे लगा रहा होता है, तो जो न्यूटन्स थर्ड लॉ जहाँ पे इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे कोई ज़रूरी ऐसी बात नहीं है कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, इट्स अबाउट द टू फोर्सेज जो कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे लगा रहे होते हैं। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विच यू हैव टू चूज। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। The graph shows the variation of speed of a raindrop falling vertically through air. So you can see typical graph है speed time graph, जिसके अंदर उसकी decreasing acceleration and then it moves to constant speed, जिसे हम terminal velocity भी कहते हैं। एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट होगा इस पे। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट करेक्ट वाली हमें चूज करनी है। द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस टू प्रोड्यूस अ स्टेडी स्पीड, बात तो सही लिखी हुई है, इसमें मुझे कुछ गलत तो नहीं लग रहा। आई वुड प्रॉब्ली कम बैक टू इट। दिस स्टेटमेंट सीम्स करेक्ट। द एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, गलत लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है। एयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा होता है, स्पीड इंक्रीजेस। द रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीजेस, नहीं, रिजल्टेंट फोर्स भी डिक्रीज कर रही होती है। रेन ड्रॉप जो फॉल कर रहा है, जो रेन ड्रॉप फॉल कर रहा है उस पर ये उसका वेट है, और ये रेजिस्टिव फोर्स है। इन दोनों का, इन दोनों में से ये वाली फोर्स होती है कांस्टेंट,
और ये वाली फोर्स इंक्रीज कर रही होती है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो कम होता है। तो ये बात गलत लिखी हुई है, तो ए ही सही है। इजी क्वेश्चंस सो फार। Which statement about a perfectly elastic collision between two objects is correct? Okay, total kinetic energy is conserved and the relative speed of approach equals the relative speed of separation. Seems like this correct statement, but just to be sure, read the other statements and find mistakes. टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, बात तो सही लिखी हुई है, बट रिलेटिव ये गलत है। ये तो इलास्टिक कोलिजन में नहीं ऐसा होता है, ये तो इन इलास्टिक कोलिजन में होता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, यहाँ गलत लिखा हुआ है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। इजी क्वेश्चन 9 का यही था। टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है इलास्टिक कोलिजन में, और इससे ही ये बात निकलती है एक्चुअली, इससे डिराइव हुई है एक्सप्रेशन के रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन बराबर होते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है जी, पहला आपको सवाल आया जिसमें स्टेटमेंट्स नहीं है बल्कि कैलकुलेशन होने वाली है। आई मीन सो फार वी हैवंट सीन अ क्वेश्चन जिसमें कोई ज़्यादा खास कैलकुलेशंस आ रही हैं। ये वाला है, द डायग्राम शोज अ व्यू फ्रॉम अबव ऑफ अ स्प्रिंकलर सिस्टम, जो कि गार्डन को पानी देने के लिए यूज होता है। आपको पता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम ऐसे 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 रोटेट करते हैं इसके आर्म्स, और इसमें से पानी फिर यूं निकल रहा होता है, ऐसे इसमें पानी जाता है और ये यूं घूम रहे होते हैं, कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं। इफ यू एवर सीन अ स्प्रिंकलर, नाउ व्हाट दे वांट यू टू डू इज, उन्होंने आपको पिवट दिया हुआ है, पिवट मार्क करके दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ द वाटर जेट दिखाई हुई है, ठीक है। द स्प्रिंकलर कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब ऑफ लेंथ 0.15, the pivoted in the middle spins in a horizontal plane as it lets out water from each end। अच्छा, मजे की बात है कि पानी जो इसमें से निकलता है वही इसको घुमाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी भी ये चीज़ रियलाइज किया, आई डिड नॉट रियलाइज इट बिफोर। इट डजंट एक्चुअली नीड अ सेपरेट मोटर। स्प्रिंकलर को अलग से कोई मोटर नहीं चाहिए, डोंट नीड अ कॉन्ट्रैप्शन अंडरनीथ इट टू मेक इट स्पिन। इट्स द वाटर दैट इज कमिंग आउट ऑफ द स्प्रिंकलर दैट इज मेकिंग इट टर्न बाय इटसेल्फ। अभी देखो कैसे होता है, देखना था। द टू वाटर जेट्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो दो वाटर जेट्स, आपको एक पानी यहां से निकलता है और एक पानी यहां से निकलता है। द ईच वाटर जेट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन ऑन द ट्यूब। तो हो क्या रहा है, अब आपको इस बात को रियलाइज करना है, रॉकेट्स वगैरह के अंदर यही चीज होती है। रॉकेट्स वगैरह में से यहां से जो एयर या फ्यूल निकल रही होती है, वो उसका जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है उसकी वजह से रॉकेट का अपना मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है। या यू कुड आल्सो से दैट द जेट ऑफ वाटर और वट एवर इज कमिंग आउट ऑफ द रॉकेट, जो गैसेज एटमॉस्फेयर पे फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है, तो एटमॉस्फेयर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करता है रॉकेट पे, जिसकी वजह से फिर ये प्रोपेल होता है। प्रोपल्जन इसी तरह काम करती है, इस तरह के आपने कुछ क्वेश्चन पेपर 2 में क्वेश्चंस भी देखे हैं, करवाए भी थे रिवीजन के टाइम बैंड में। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, ये जो वाटर निकल रहा है एक्चुअली ये फोर्स जो है ना वो इस पे इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और यहां से जो वाटर निकल रहा है ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, जिसकी वजह से स्प्रिंकलर जो है वो पता है कैसे रोटेट करेगा। स्प्रिंकलर एक्चुअली यूं रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। क्वेश्चन इस बारे में नहीं है बाय द वे, क्वेश्चन इज एक्चुअली नॉट अबाउट दिस, बट दे कुड हैव मेड अ क्वेश्चन अबाउट दिस बाय द वे। बट क्वेश्चन इस बारे में नहीं, क्वेश्चन में आपको सिर्फ टोटल उस पर जो टॉर्क निकालना है वो निकालना है, जो कि बहुत आसान है निकालना, तो लंबी बात नहीं करते। टॉर्क आप कैसे निकाल लेते हैं कपल का, you just need one of the forces and the distance between the forces, that's it। So 3 into 0.15 karna, the question is actually not about that jet or anything, it's just multiply the two and you should get a simple answer। So I think it's 0.45 C10 ka hona chahiye। So the first part of this paper was really simple, मतलब जैसा यूजली इसका पेपर होता है उससे ज़्यादा आसान था। अभी तक हमने जितने 2024 के पेपर्स किए हैं उसमें मैंने ये भी बात नोटिस की कि काइनेमेटिक्स डायनामिक्स में से भी कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आया। कैलकुलेशन बेस्ड, डेरिवेशन बेस्ड, ग्राफ बेस्ड, डिड नॉट फाइंड अ वेरी टफ क्वेश्चन जो कि यूजली आ जाते हैं एक या दो। सेम विद इलेक्ट्रिसिटी, तो यू कैन रियली एक्सपेक्ट कि काइनेमेटिक्स डायनामिक्स और इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन जो चैलेंजिंग क्वेश्चन जो आपसे नहीं आ रहे वो आपके टाइम पे आ सकते हैं, ठीक है। Okay, object is held in equilibrium by three forces. The forces act all in the same plane. The diagram shows two forces
Diagram shows two forces that act on the object. The third force is missing from the diagram. What is the third force? Pretty easy. इसको सोचने का जो आसान तरीका है वो ये है, the way you could do these questions is, ठीक है, वो जो मैंने आपको क्लोज ट्राइंगल वाला मेथड बताया था, that also works. But another way of thinking about is कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, somewhat like this. तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो अपोज होगा तीसरी फोर्स से, ताकि ये ऑब्जेक्ट जो मिसिंग फोर्स है उसको इमेजिन करो इन दोनों के रिजल्टेंट को कंप्लीटली कैंसिल आउट कर देती, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरऑल रिजल्टेंट 0 न्यूटन आ जाएगा. सो इफ यू आर गिवन टू फोर्सेस एंड यू नीड टू फाइंड द थर्ड फोर्स जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम में आएगी, तो ये कर सकते हो, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो और वो जो थर्ड फोर्स है वो इस रिजल्टेंट का एग्जैक्ट इक्वल एंड ऑपोजिट होगी. दैट्स वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट. अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट इज जस्ट कंप्लीटिंग द हेड टू टेल ट्राइंगल, जिसके अंदर अगर इसको हम कंप्लीट करें तो हमारे पास जवाब आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है. एंड देन यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ दैट साइज यूजिंग द कोसाइन रूल और समथिंग लाइक दैट एज वेल. सो व्हाट आई वुड डू इज, मैं यहाँ पे 43 वाला बनाऊंगा. ठीक है, ये 43 वाला बन गया. मैं क्लोज ट्राइंगल वाला मेथड अभी आपको बता रहा हूँ, बट मैंने आपको दूसरा मेथड भी बता दिया. ठीक है, उसके बाद ये वाली फोर्स इसके हेड से एग्जैक्टली ऐसे बनानी है. आई एम नॉट वरीड अबाउट मेकिंग इट टू द स्केल और एनीथिंग लाइक दैट, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं. अच्छा, अब ये एंगल कैसे फिगर आउट होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ से ही ओरिजिनल डायग्राम से फिगर आउट कर लोगे. लेट्स डू इट इन अ मिनट. अब जो तीसरी फोर्स है ना वो एक्चुअली यूं है, ताकि ये ट्राइंगल क्लोज हो जाए. तो देखो ये क्लोज ट्राइंगल, अगर तीसरी साइड का आप निकाल लो लेंथ, तो ये हैव योर आंसर. सो दिस इज द फोर्स एफ दैट यू वांट टू फाइंड, राइट. अभी हो जाएगी फाइंड. But the most important thing is to find this angle. If you find this angle, then you have side A and side B and side C, and you know the angle in between. तो आप कोसाइन रूल लगा के आंसर सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. जी आप वो भी बिल्कुल सही है यार, वो भी बिल्कुल सही मेथड है. अगर आप उसमें लंबी करने वाली बात नहीं, कोई इशू नहीं है. इफ़ यू डू द कंपोनेंट्स वाली चीज़ तो उससे भी बहुत जल्दी इसका आंसर निकल आएगा. नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. इवन दैट मेथड इज एब्सोल्युटली ओके. ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप कंपोनेंट्स भी निकाल सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है. देयर इज मल्टीपल वेज यू कैन डू दिस, बट लेट्स जस्ट डू द इजीएस्ट वे. ठीक है, नाउ द ओनली कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इज फिगरिंग आउट दिस एंगल, राइट. अब मुझे इस एंगल को फिगर आउट करने में जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि मैं एक इमेजिनरी यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाऊँ. सो दैट वुड गिव मी अ गुड आंसर. अगर मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन बनाऊँ तो आई नो कि मेरे पास ये जो वर्टिकल लाइन थी यहाँ से मेरा एंगल कितना था, याद है. यहाँ से मेरा एंगल था 125, याद है. अब ये सीधी लाइन जा रही है, सीधी लाइन का एंगल हमेशा होता है टोटल 180, तो 180 में से 125 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा. वो डिवाइड कर दिया भाई, 55. बस हो गया काम. नाउ यू कैन डू द कोसाइन रूल टू फाइंड आउट द फाइनल आंसर. तो वो होता है एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 43 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 43 इंटू 17 इंटू कोसाइन 55. कैन समवन कंफर्म मैंने कि रूल बिल्कुल सही अप्लाई किया, गलती तो नहीं की. एवरीवन हैज स्टडीड कोसाइन रूल, राइट. सही अप्लाई किया मैंने. नाउ हेल्प मी फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम दिस. एक आप लोग मेरे साथ कैलकुलेशन भी करो ताकि वेरीफाई हो सके उसमें मिस्टेक होने का चांस हो. अंडर रूट ले लेते हैं, एंड में अंडर रूट लेना मत भूलना. आई एम गेटिंग 36 एज द फाइनल आंसर. एंड द एंगल इज डेफिनेटली दिस वन. आई मीन इसमें कोई वो ज़्यादा मसले की बात नहीं है. तो दिस इज डेफिनेटली बी. one more thing that I just realized, there was actually no need to find the answer. Do you realize why there was no need to find the answer? तो मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं थी. मैंने अभी अपने ऑप्शंस को गौर से नहीं देखा. सो दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक और टेक्निक दैट यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि जब पेपर 1 कर रहे हो ना, तो अपना अपना प्रोसेस, अपनी चीज़ें कैलकुलेट करने से पहले एक दफ़ा ऑप्शंस को देख लिया करो.
अब अगर मैं यहाँ ऑप्शंस को गौर से देखता तो मुझे मैंने आपको पहले ही मिनट में बता दिया था कि यार देखो, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट रफली यूं है तो वो तीसरी फोर्स यूं होगी। या फिर मैंने जब ट्राइंगल भी बना लिया तो मुझे फोर्स की डायरेक्शन तो पता चल चुकी थी रफली, एंड देन देयर वाज नो अदर फोर्स व्हिच वाज इन द सेम डायरेक्शन, ओनली दिस वन वाज दिस देयर। सो ये तो कोई था ही नहीं, दिस वन दे वर नॉट इवन पॉसिबिलिटीज, आई डिडंट नीड टू कैलकुलेट। मैंने गौर से नहीं देखे ऑप्शंस, बट अदरवाइज आई वुड हैव नॉट कैलकुलेटेड एंड आई वुड हैव जस्ट चोजन ऑप्शन बी। So this we just wasted like 2 minutes doing this calculation and making this triangle go so neatly and trying to find the angle. We didn't need to do all of that. Okay, chalo. So always look at the options ki like how much really do you need to, sometimes the option is really obvious and the calculation is not really required. ये चीज़ आपको और आगे जाके समझ में आएगी जब तुम लोग एंट्री टेस्ट वगैरह पढ़ रहे होगे, एमडी कैट और इंजीनियरिंग एग्जाम्स यूनिवर्सिटीज़ के दे रहे होगे, तो यू वुड रियलाइज दिस बिकॉज कैलकुलेटर तब होगा ही नहीं। तो तब ये चीज़ तुम लोग को शायद और ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी। खैर, द टोटल नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 2, द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। विच स्टेटमेंट अबाउट द फोर्सेज आर करेक्ट? राइट, द फोर्सेज मस्ट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है और ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, then the two forces must be equal and opposite, right? It has nothing to do with Newton's third law, by the way. Otherwise there is no other way कि दोनों forces का resultant zero है, correct? और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि yes, equal magnitude होना चाहिए, they must have the opposite direction। ऑपोजिट वाली बात उन्होंने यहाँ लिखी भी नहीं है, बट दे मस्ट एक्ट थ्रू द सेम पॉइंट। यस, बिकॉज अगर वो सेम पॉइंट के थ्रू एक्ट नहीं करेंगी तो फिर मूवमेंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इन्होंने सिर्फ इक्विलिब्रियम का वर्ड यूज किया, विच मींस इक्विलिब्रियम फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यूज, यानी कि सिर्फ रोटेशनल, सिर्फ ट्रांसलेशनल नहीं बल्कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी, यानी कि इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अब होता यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, अब इसमें अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज एक्ट कर भी नहीं हो लेकिन यूं एक्ट कर रही हैं, तो इससे क्या प्रोड्यूस हो जाता है? इस कपल से टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, दिस प्रोड्यूसेस अ टॉर्क, एंड देन द ऑब्जेक्ट विल नो लॉन्गर बी इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम। तो इसलिए दे हैव टू पास थ्रू द सेम पॉइंट, obviously they should have, and they should have been acting in the opposite direction as well. This object is not in equilibrium, okay, just realize this. So yeah, 1 and 3 are correct, 12 का भी है। The diagram shows the arrangement of atoms in a particular crystal, okay, cube वाला system है। Each atom is the corner of the cube। अबे यार, इस टाइप की क्वेश्चन मुझे जहर लगता है, मैं हमेशा इसमें फंस जाता हूँ, ये पहले भी आया करते थे, पता नहीं, खैर कर लेते हैं। Each the mass of each atom is this, the density of the crystal is this, what is the shortest distance between the centers of the two adjacent atoms, distance between atoms निकाल। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स निकालना है, मास ऑफ ईच एटम बता दिया, डेंसिटी बता दी है। लेट्स सी, let me take a look। obviously we'll have to find the volume, नंबर ऑफ एटम्स पता होंगे तो वॉल्यूम पे निकाल लेंगे हम। राइट, यहाँ क्या अप्रोच होगी हमारी? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग फर्स्ट, कि ये जो डायग्राम इन्होंने हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ये बस इतने ही इसमें एटम हैं, या दिस इज जस्ट अ मॉडल एंड देयर कुड बी लाइक मोर नंबर ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल? आई थिंक इसी हिसाब से चलते हैं कि हम नंबर ऑफ एटम्स को अगर देखें तो वी कैन एक्चुअली काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एज वेल इन दिस सिचुएशन। तो नंबर ऑफ एटम्स को अगर मैं देखूंगा तो कितने बनेंगे इस क्यूब के अंदर नंबर ऑफ एटम्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हैं। there are actually 27 atoms in this cube, because इसके पीछे ये जो पूरी ये वाली लेयर है, ये वाली, इसके अंदर भी 9 ही होंगे, और फिर ये वाली जो पीछे पूरी लेयर है इसके अंदर भी 9 ही होंगे। so that's another way of thinking about it। if you go about counting the atoms and then trying to figure out the missing ones तो थोड़ा गलती होने का चांस है। तो the way आई एम सेइंग कि यार मुझे ये एक लेयर नज़र आ रही है, एक ये लेयर मिडिल में नज़र आ रही है, और एक ये लेयर सबसे पीछे नज़र आ रही है, सबके अंदर 9 एटम है, तो टोटल इसमें 27 एटम्स होगा। ठीक है, तो टोटल मास क्या हुआ? 27 इंटू 3.5
इंटू 10 की पावर -25। क्या आ रहा है बेटा? ओके, 9.45 इंटू 10 की पावर -24, दैट्स द मास ऑफ द क्रिस्टल। अब हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम होता है जी मास अपॉन डेंसिटी। तो उन्होंने में मास हमने अपना निकाल लिया है, और ये है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? सो आंसर डिवाइडेड बाय 9.2 इंटू 10 की पावर 3, राइट, वी गेट 1.027 इंटू 10 की पावर -27 मीटर क्यूब। ये आ गई मेरे पास क्रिस्टल का वॉल्यूम। अब क्रिस्टल का वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी आ गई, मास आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम में जो है वो क्यूब का वॉल्यूम है। तो अगर क्यूब की एक साइड देखो, क्यूब की सारी साइड्स एल होती हैं, राइट? तो क्यूब का वॉल्यूम होता है इन एल क्यूब। तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना टेक द क्यूब रूट टू फाइंड द वन साइड। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये जो मेरा आंसर आया है इसको बस मैंने क्यूब रूट करना है। तो आई गेट 1.008 इंटू 10 की पावर -9। Now the distance between the two shortest atoms, or the shortest distance between the two atoms is half of that. अल्लाह करे अब ये सही आ रहा हो। So D would be L upon 2. So take that previous answer and do it upon 2. So answer divided by 2 आ रहा है 5.04 into 10 की पावर -10. Is there an option like that? There is no option like that. पता था कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ होगी। क्या सीन है? ये तो नहीं है 13 का। 13 का सी तो आ रहा है, बट आई एम जस्ट स्टिल थिंकिंग कि क्या गलती है। आई एम थिंकिंग कि हमारा आंसर तो आ गया 13 का सी, मतलब लाइक 10 की पावर देख के मैंने आंसर तो चूज कर लिया, बट आई एम स्टिल थिंकिंग व्हाई डोंट वी गेट द एग्जैक्ट आंसर। इज देयर एन प्रॉब्लम विद द नंबर ऑफ एटम्स? 27 ही बनेंगे ना यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 27 ही बनने चाहिए। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हाँ 27 ही बनने चाहिए। नॉट एग्जैक्टली श्योर कि यहाँ पे क्या अप्रोच बेस्ट रहेगी, बट लेट मी जस्ट सी। आंसर तो डेफिनेटली इसका 13 है, ठीक है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन आई एम जस्ट लुकिंग एट द एग्जामिनर रिपोर्ट के यहाँ पे मैनी मोस्ट कैंडिडेट आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली, सम कैंडिडेट्स चोज द इनकरेक्ट व्हिच इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ सिंगल एटम। ठीक है, इज देयर अ वे टू, हैव आई मेड एनी मिस्टेक, एनी कैलकुलेशन एरर एनीवेयर? क्योंकि एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं आ रहा, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ। Hmm, shouldn't the atoms be 22? Why would they be 22? Are you only, I think, counting the atoms that you can see? बट इस क्यूब के बैक साइड पे जो एटम है यहाँ पे और यहाँ पे और नीचे वाली साइड पे जो आपको नहीं नजर आ रहे, मैं उनको भी देख रहा था ना बेटा। नो, आई थिंक यूर ओनली काउंटिंग द एटम्स दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि 22 होने चाहिए, वरना डेफिनेटली 27 ही बनेंगे। व्हाट एल्स? और क्या ऑप्शन है हमारे पास? कोई, मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं कोई गलती हुई हो या कुछ किया हो। You just found L and divided by 2। चलो अभी आगे चलते हैं। आई थिंक इसमें कोई अगर एग्जैक्ट कोई होगा तो यूट्यूब पे कोई कमेंट कर देगा जब मैं इसको डालूंगा बाद में एग्जाम से पहले। बट राइट नाउ दैट्स द ओनली ऑप्शन दैट आई कैन सी। प्रॉब्ली कोई छोटी सी स्टूपिड सी बात होगी जो जहन में नहीं आ रही। एट विच पोजीशन इज द प्रेशर ग्रेटेस्ट? सेम लिक्विड है सब में, सबकी डेंसिटी सेम है, तो ग्रेटेस्ट प्रेशर जो जिसकी डेप्थ सबसे ज़्यादा बन रही होगी
ए के अंदर आपने ए नहीं चूज करना, क्योंकि वो इधर नहीं पूछ रहे प्रेशर, ये नहीं पूछ रहे कौन से लिक्विड की बेस पे, कौन से पॉइंट पे पोजीशन, तो पोजीशन ए पे तो प्रेशर है ही नहीं लिक्विड की वजह से। बी के अंदर आप जो हाइट कंसिडर कर रहे हैं वो ये कंसिडर कर रहे हैं। सी में अगेन जीरो है, डी की हाइट सिर्फ इतनी सी बन रही है डेप्थ, सो डेफिनेटली बी के अंदर डेप्थ सबसे ज्यादा बन रही है, तो बी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो 14 का बी हो गया। Let's do question number 15 and 16. In many filament lamps, as much as 92 joules of energy is emitted as thermal energy for every 8 joules of energy emitted as light. What they're saying is 8% is the efficiency. What is the efficiency of a filament lamp as a percentage of electric energy converted to light energy? I think it was pretty clear from the first statement कि 8% होगा, right? Do I need to show this? टोटल एनर्जी जो एमिट हो रही है वो 100% इनपुट एनर्जी हो रही है, जिसमें से 8 जूल्स जो है वो लाइट की फॉर्म में एमिट हो रही है, सो दैट्स वाई 8% इज द एफिशिएंसी, करेक्ट। बाकी के 92 जूल जो है वो वेस्ट हो रही है एनर्जी। ऑलराइट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, राइट, जूल्स पर सेकंड, अगर ऐसे ही लिखना है तो वॉट्स, बिकॉज पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। ये होता है जूल, ये होता है सेकंड, तो जूल्स पर सेकंड बनेगा। खैर जी, 16 का डी हो गया। चलो जी, an object is in a uniform gravitational field, right? The graph shows how the change in gravitational potential energy of the object varies with the vertical distance moved by the object from a fixed point. सही है। Which graph shows the gravitational force acting on the object x varies with distance x? So essentially वो ये कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो जमीन, ये जमीन दिखा दी आपकी, ठीक है, this is where x is equal to 0. So as you move up from here, तो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है एज यू गो अप, एंड इट इंक्रीजेज लीनियरली। तो कह रहे हैं ऊपर जाते जाते फोर्स किस तरह डिक्रीज करेगी, या फोर्स कैसे वेरी करेगी। द वेरी सिंपल वे टू मेंशन दैट इज कि फोर्स डिक्रीज करेगी, बस इतनी सी बात है। एज यू मूव अवे तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज करेगी, इसमें कोई ज़्यादा ग्राफ की शेप भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली, इनमें से कुछ भी नहीं देखने की ज़रूरत। वी कैन ओनली से कि भाई सिंपली होना ये चाहिए, बल्कि नहीं 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 नहीं, ओ सॉरी 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 सॉरी, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, राइट, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम ये, इफ यू वांट टू मेक दिस इनटू अ फार्मूला बाय द वे, बट फोर्स कांस्टेंट रहेगी, ये बात हमें रियलाइज करनी है, ये हम इसी बेसिस के ऊपर ही ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं। अब हाइट जो है उसको एक्स बना दो, ये तुम्हारी हाइट है। तो एम जी को अगर एक्स के लिहाज से सब्जेक्ट बनाओ, यानी कि दिस इज योर फोर्स, राइट, सो इट्स चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये तो चेंज हो रही है, ये भी चीज चेंज हो रही है, लेकिन ये जो चीज है ये आपकी कांस्टेंट रहती है एसेंशियली। इसका और इसका लीनियर रिलेशनशिप है, या द वे आई वुड डिस्क्राइब दिस इज के दिस changes and this changes, this is the part that remains constant in a uniform gravitational field। यानी कि आपका जो वेट है वो ऐसा चेंज नहीं हो रहा। तो आप ये नहीं कहते कि कोई चीज़ 100 मीटर ऊपर चलेगी तो उसका वेट कम हो गया, वो फिर आप देखोगे जब नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड्स आप पढ़ोगे। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है आपकी जी की वैल्यू वो कांस्टेंट रहती है, और मास तो आपका होता ही कांस्टेंट है, तो ये चीज़ हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। दिस वाज एक्चुअली काइंड ऑफ अ ट्रिक क्वेश्चन। मास आपका चेंज नहीं होगा, वेट आपका चेंज नहीं होगा, सी रहेगा आपका ऑप्शन। ओके, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is released from rest. It travels 10 meters down the slope and falls at a vertical distance of 3. So ये स्लोप का डिस्टेंस मेजर किया है इसने, ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है, 2 kg का ब्लॉक है। द ब्लॉक एक्सपीरियंसेस अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन थ्रू आउट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर फॉलोइंग दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप ब्लॉक की स्पीड निकालना चाह रहे हैं, यही सवाल है, हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, लेकिन साथ साथ कुछ
वर्क डन भी होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन, राइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो होगा mgh, ये h है आपका, ये जो है वो हाफ mv² होगा, v हम निकाल लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा F/d, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपका d होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ये वाली है 5 न्यूटन की, जो इस ऑब्जेक्ट पे थ्रू आउट बैकवर्ड्स लग रही है। नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस, तो आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ पे लिख लेते हैं इस जगह पे, तो m की जगह लिख देंगे 2 इंटू 9.81, एक मिनट रुको, 2 इंटू 9.81 इंटू 3, यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू v² और प्लस 5 इंटू 7, v की वैल्यू निकालो क्या आती है, राइट। 4.88 meters per second is what I am getting. 4.9 का ऑप्शन है यहाँ पे, A ऑफ 18 सही आंसर है बिल्कुल। बेटा जो आपका mgh है उसमें हमेशा वर्टिकल हाइट ही होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो आप h डालते हो इट ऑलवेज हैज टू बी द वर्टिकल हाइट, ओके, बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय और अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी की जो फोर्स होती है वेट, वो थ्रू आउट यूं एक्ट कर रही होती है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इस वाले डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होकर आता है, विच इज व्हाट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज। जस्ट रिमेंबर mgh में जो h होगा वो हमेशा वर्टिकल हाइट होगी, नथिंग एल्स। ओके, आगे चलें। टू वायर्स, one made of brass, the other made of steel, are stretched in an experiment. Both wires obey Hooke's law during the experiment. Young modulus for brass is less than the Young modulus for steel. Which graph shows how the stress varies with strain for both wires? सिंपल सिंपल सी बात है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के अंदर अगर आप नोटिस करें, एक बात तो ये है कि यंग मॉडुलस सिंपली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो द रेशियो हैज टू बी स्मॉलर फॉर ब्रास, smaller for brass and greater for steel. And simple ways of saying that is कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, चेंज ऑफ स्ट्रेस ओवर चेंज ऑफ स्ट्रेन, सो ग्रेडियंट भी यंग मॉडुलस के बराबर होता है। तो ग्रेडियंट जो है वो स्टील का ज्यादा होना चाहिए, ब्रास का कम होना चाहिए। Also they obey Hooke's law during the experiment, so the line must remain straight, it should not curve. So the graph, the correct one would be 90। स्टील का ग्रेडियंट ज्यादा होगा, ब्रास का ग्रेडियंट कम होगा, दोनों लाइनें स्ट्रेट रहेंगी, कोई भी जो है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक्सीड नहीं करेगी। A sample of material is stretched by tensile force to a point beyond its elastic limit. The tensile force is then reduced to zero. जब फोर्स लगाते हैं तो ये कर्व है, जब फोर्स रिमूव करते हैं तो ये कर्व बनता है, तो ऑब्वियसली इट डज नॉट रिटर्न टू जीरो एक्सटेंशन बिकॉज इलास्टिक लिमिट एक्सीड कर दी थी। विच एरिया रिप्रेजेंट्स द नेट वर्क डन ऑन द सैंपल? तो नेट वर्क डन जो है वो हमेशा ये वाली चीज होती है बाय द वे, क्योंकि आप जब पूरा वर्क डन निकाल रहे हो, वर्क डन बाय द टेंसाइल फोर्स, वो होता है x प्लस वाई प्लस जी, दिस इज ड्यूरिंग लोडिंग। अनलोडिंग के दौरान जो वापस आपको वर्क मिला है वो खाली z है, तो x प्लस वाई प्लस जी minus z simply gives you x plus y. In other words, this is the area that you must consider, जो कि 20 का b है। ये चीज़ आपको काइंड ऑफ याद भी कर लेनी चाहिए। Alright, half the paper is done. When did we start this class? आज भी यही कोशिश होगी कि हम टाइम से ख़त्म कर लें by 8:40 मैक्सिमम।
Wire is fixed at one end and extended by a force F1 on the other end. This causes the wires to have an elastic potential energy of 0.15 joules. Force now applied is changed to force F2. This causes the wires to have a new potential energy of 0.60. Obeys Hooke's law. So formula of potential energy you can apply. What is the relationship between F1 and F2? ठीक है. The potential energies formula is half Fx or half K x square. हाफ एफ एक्स या फिर हाफ के एक्स स्क्वायर. इस फॉर्मूला में प्रॉब्लम ये कि दोनों चीजें चेंज हो रही होती हैं. आई वुड यूज हाफ के एक्स स्क्वायर. पहले हम देखते हैं कि एक्सटेंशन दोनों सिनेरियोज में कितनी आ रही है. बिकॉज आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो आपको ये बात रियलाइज होगी कि पोटेंशियल एनर्जी जो 1 थी और जो पोटेंशियल एनर्जी 2 थी उनका रेशियो x1 और x2 के यानी कि दोनों एक्सटेंशंस के होल स्क्वायर से इक्वल होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो इससे आपको बात ये पता लगी अच्छा कि अगर ये वाली 0.15 थी और ये थी 0.60, तो x1 अपॉन x2 का जो रेशियो है वो इसका अंडर रूट लेके आएगा, यानी कि 1/4 के बजाय यहाँ पे 1/2 आ जाएगा x1 अपॉन x2. अब आपने एक्सटेंशंस का रेशियो निकाला है, बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन. F इज इक्वल टू kx होता है, राइट? तो इसका मतलब है कि F1 अपॉन F2 का रेशियो भी x1 अपॉन x2 के इक्वल होना चाहिए. तो वही रेशियो F1 अपॉन F2 का भी आएगा जो एक्सटेंशंस का आ रहा है, विच इज 1/2. सो F1 और F2 का रिलेशनशिप ये है कि F2 उसके मुकाबले में डबल होगी, राइट? और इन अदर वर्ड्स इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, तो यू कुड आल्सो राइट कि 2F1 is equals to F2. If you just cross multiply, you get this expression, which is written in part C, which is the correct answer. 21 का C है, बिल्कुल है. The diagram shows the representation of wave on a screen of oscilloscope. Y gain is set to 3.5 millivolts per centimeter. What is the amplitude of the wave? Not too difficult at all. Just draw the line in the middle first. अब आपको ये रियलाइज करना है कि एम्पलीट्यूड इन ये बॉक्सेस को काउंट करके आता है. तो 2 बॉक्सेस आपने यहाँ से काउंट किए. Y गेन से इसको आपने मल्टीप्लाई करना है. सो 2 इंटू 3.5, 2 सेंटीमीटर्स यहाँ से आ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर्स को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 मिली वोल्ट्स आ, जो कि C है, जो कि 22 का जवाब है. वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. 23 करते हैं जी. ट्रांसवर्स वेव, progressive wave on a string has a wavelength of 12 centimeter and an amplitude of 1.5. Speed of the wave is 48 centimeters per second. What is the distance traveled by a point in a time of 2 seconds? Right, wave की speed अगर आपने निकालनी है तो you do not have to care about this and this. You realize distance by a point, no, distance traveled by a point on the string पूछा हुआ है, not on the wave. If it was distance traveled by a point on a wave तो फिर 48 into 2 कर देता, लेकिन यहाँ पे है point on a string. Okay, साइन. सो एसेंशियली हमें देखना होगा कि 2 सेकंड्स में कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगी, जिसके लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा इस वेव का फ्रीक्वेंसी और फिर पीरियड. सो v इज इक्वल टू लैम्डा f से मैं, या लैम्डा अपॉन पीरियड से मैं इस वेव का पीरियड निकाल लेता हूँ. तो पीरियड हो जाएगा 12 divided by 48, 0.25 seconds. So 2 seconds means 4 periods, यानी कि 4 oscillations. अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 ऑसिलेशन क्या होता है? अगर एक एम्पलीट्यूड है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, देखो जरा समझो. अब ये मीन पोजीशन है, तो एक ऑब्जेक्ट जब यहाँ से ट्रेवल करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1.5 in one direction, then it travels another 1.5, then it travels another 1.5, and then it travels another 1.5. That's one oscillation.
एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 1.5 इंटू 4 यानी कि 1.5 into 4 यानी कि 6 centimeter is distance traveled in one oscillation and there were 4 oscillations, so 4 into 6 आना चाहिए 24 centimeters, which should be your answer, which is written in B, which is the नहीं, गलत किया मैंने कुछ. Let me see if I made a mistake. 1.5 into 4 6 होता है, 6 into 4 24 होता है, so what's wrong? Oh, 4 oscillations नहीं है ना? Sorry, these are not 4 oscillations. It will be 8 oscillations. So I have to do 6 into 8 because if period या time of one oscillation is 0.25 तो 2 seconds में 8 period निकलते हैं, तो 8 oscillations होंगी. So I have to multiply this by 8 to get 48, which is C. ठीक है? एक मिनट रुकना बच्चों. Okay, let's do this one just one more time. आपने वेवलेंथ अपॉन पीरियड से पीरियड निकाला 0.25 सेकंड्स आ रहा है. उन्होंने बोला टाइम ऑफ 2 सेकंड्स, तो 2 सेकंड्स जो है वो 8 पीरियड के बराबर होते हैं. सिंपली 2 डिवाइडेड बाय 0.25 करो तो यू गेट 8 पीरियड्स. 8 पीरियड मींस 8 ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगी. अब दिस इज वन ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल. One oscillation में you go 1.5 centimeter up, 1.5 centimeter down, that's half an oscillation. 1.5 centimeter down, 1.5 centimeter up, that's one complete oscillation जो कि 6 centimeter के बराबर होगी. And you are doing 8 oscillations, so do 6 into 8 and you get 48. Let's move to question number 24. An ambulance siren which has a frequency of F, ambulance travels towards, passes close to and then travels away from an observer. Which statement describes the frequency of the sound detected by the observer as the ambulance passes the observer? As it is passing यानी कि जब वो ना उसके towards आ रही है ना away जा रही है, तब तो फिर जाहिर सी बात है बराबर ही होगी. ठीक है, यानी कि पास कर रही होगी और फिर इवेंचुअली डिक्रीज ही कर रही होगी. पासिस का मतलब है कि भाई सामने से गुजर रही है और फिर आगे जा रही है, तो एफ एंड देन विल डिक्रीज, राइट? तो दिस सीम्स द करेक्ट आंसर, विच इज करेक्ट. यस, जब बिल्कुल आपके सामने होगी तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एफ होगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. बट जब अवे जा रही होगी तो फिर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज करती है फॉर एन ऑब्जर्वर फ्रॉम विच द सोर्स इज मूविंग अवे. An electromagnetic wave has a wavelength of 138 picometers in vacuum. Vacuum है तो speed भी हमें पता है 3 times 10 to the power होगी. Which region of electromagnetic spectrum does this wave belong? You don't have to worry about anything. Just write this in standard form first. दो दफा डेसिमल पीछे लेके जाओ तो ये -10 हो जाएगा ना. अब -10 में क्या बनता है? ये डेफिनेटली विजिबल लाइट तो है नहीं. माइक्रोवेव या यूवी लाइट है या एक्सरे या गैमा रे. यहाँ पे एक्सरे ही लिखा हुआ है खाली. आई वॉज प्रीटी श्योर कि विजिबल लाइट की इससे कम होती है, क्योंकि मुझे से विजिबल लाइट की याद है 400 से 700 नैनोमीटर. आई जस्ट कंपेयर टू दैट एंड देन आई जस्ट बॉल पार्क इट. सो इट कुड हैव बीन आइदर ऑफ यूवीज, एक्सरे और गैमा रे फॉर मी, क्योंकि दिया है वही एक ऑप्शन था, उससे बड़ा तो हमने सिंपली एक्सरे दे दिया, बस खत्म. बट ऑब्वियसली यू जस्ट मेमोराइज इट. ओके, चलो जी, पोलराइजेशन का बड़ा मजेदार सवाल आ गया. स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द पोलराइजेशन ऑफ माइक्रोवेव्स. अब माइक्रोवेव के लिए जो पोलरॉइड फिल्टर होता है ना, उसके लिए प्रॉपर मेटल की ग्रिल लेनी पड़ेगी जिसके अंदर कुछ सेंटीमीटर का गैप होगा, बिकॉज माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है वो भी उसी के आसपास होती है, सेंटीमीटर्स में होती है. सो दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग सच अ बिग ऑब्जेक्ट.
लाइट के अंदर यू आर नॉट इवन यूजिंग समथिंग लाइक, जिससे लाइट में डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग या पोलराइड फिल्टर्स यूज होते हैं, वो प्लास्टिक के बने हुए, तो यू कांट सी एनीथिंग इन इट, लाइक यू डोंट सी दोस डायफ्रैक्शंस और दो लाइंस एट ऑल, क्योंकि वो उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है पॉलीमर के अंदर ही, वो इटसेल्फ ही डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बना रहा होता है मॉलिक्यूल्स की चेन्स। शुक्र अल्लाह का लाइट आ गई, इतना पसीना आ रहा था और मुझे ये भी लग रहा था मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा। आई मीन आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि बैटरी जो है वो माशाल्लाह से 8% पे है, सो वेरी लकी कि हमारा एग्जैक्ट इसी टाइम पे जो है वो लाइट आ गई है, वरना अभी हमारा क्लास डिस्टर्ब हो जाती बीच में। ऑलराइट, आई जस्ट कनेक्टेड एवरीथिंग। हो सकता है कुछ चीज़ें मॉनिटर पे फिट हों। आई वुड ट्राई कि ये सब यहीं पे रहे, डिस्टर्ब ना हो, भी मैं क्लास को बीच में छेड़ना नहीं चाह रहा। जस्ट लेट मी नो इफ द स्क्रीन एंड एवरीथिंग इज स्टिल विजिबल। कुछ इसमें इशू तो नहीं आया है, मॉनिटर साथ में ऑन हुआ है, एवरीथिंग इज विजिबल टू यू गाइस स्टिल द सेम वे एज इट वाज बिफोर। हाँ चलो, बस फिर आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके जी, पोलराइजेशन का सवाल आया। सो माइक्रोवेव फ्रॉम द ट्रांसमीटर आर वर्टिकली पोलराइज। सो ये जो लाइट, ये जो यहाँ से लाइट इससे जो निकल रही है वो वर्टिकली पोलराइज्ड है। So this is polarized already and in the vertical direction. Transmitter is also initially in the vertical position, as I can see. The metal grill is the polarizing filter, which is placed between the microwave and the receiver. The reading on the voltmeter is proportional to the intensity of the microwaves. ठीक है, तो यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है वोल्टमीटर पे, वो एक तरह से उसकी इंटेंसिटी के ही प्रोपोर्शनल है। तो जैसे इंटेंसिटी चेंज होगी उसी तरह वोल्टमीटर की रीडिंग भी उसी से प्रोपोर्शनली चेंज होगी। अब वो कह रहे हैं व्हेन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द ग्रिल इज वर्टिकल, वोल्टमीटर रीड्स 3.5। ठीक है, सो दैट्स एसेंशियली द मैक्सिमम रीडिंग दैट इट कैन गिव यू, राइट। अब वो कह रहे हैं कि ये बता दो, क्वेश्चन को खामखा और कॉम्प्लिकेटेड किया, बट when the grill is rotated through an angle theta, the voltmeter now reads 2.2. What is the angle theta? You have to understand कि ज़रूरी नहीं हो कि ये जो एंगल हो ये वही एंगल हो जो फॉर्मूला के अंदर भी डाल रहे हैं। होता यह है कि जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होती है और जो इंसिडेंट इंटेंसिटी होती है वो cos स्क्वायर थीटा से रिलेटेड होती हैं। आई थिंक सारे आंसर्स लेस देन 90 हैं, तो हमारा जो यहाँ से थीटा हमें मिलेगा वो डायरेक्ट ही होगा। अब हमारा तो रेशियो बनता है जी आई टी अपॉन आई नॉट का, लेकिन हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अच्छा दिस इज द सेम एज ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, क्योंकि हमें इसको मैक्सिमम ही कंसिडर करना है, क्योंकि जब वर्टिकल पोलराइड फिल्टर के अंदर से जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब ये हमारे पास जो रीडिंग आएगी इसको हमें लेनी है 2.2 और इसको लेनी है 3.5, यानी कि जब गुजरने के बाद जो इंटेंसिटी चेंज हुई और वो जिस एंगल की वजह से चेंज हो रही है वो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो दैट वुड बी cos स्क्वायर थीटा। अब ये एंगल लेस देन 90 आएगा तो हमारा वही आंसर होगा। अच्छा यहाँ पे एंगल ग्रेटर देन अगर 90 दिए हुए होते तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता था। आई वुड टेल यू व्हाट कुड हैव बीन सम अदर आंसर्स एज वेल। ठीक है, बिकॉज यू डोंट नेसेसरीली विल ऑलवेज गेट द सेम रीडिंग एट जस्ट वन एंगल। यही रीडिंग आपको और मल्टीपल एंगल्स पे भी मिल सकती है, बिकॉज ये जो एंगल इन्होंने यहाँ मेंशन किया, इट्स नॉट ऑलवेज दिस एंगल, इट इज द एंगल ऑफ रोटेशन। तो उसको कितना रोटेट कर रहे हैं, वो जो 90 डिग्री से लेस देन वाला एंगल है जिसपे ये इंटेंसिटी रिपीट होती है वो बार बार चेंज भी हो सकता है। एनी हाउ, थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालें बैठ के तो क्या आती है, यहाँ पे मुझे इक्वल का साइन लगाना था, मैं भूल गया। एनी हाउ, तो 2.2 अंडर रूट 2.2 डिवाइडेड बाय 3.5 किया पहले, तो ये आ गया। अब मैंने कॉस इनवर्स किया, मेरे पास जवाब आ रहा है 37.5। 37.5 आ गया, तो ए तो मेरा जवाब सीधा सीधा है 26 का ए। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट दिस कुड हैव बीन अदर एंगल्स एज वेल। सो यू हैव टू रियलाइज कि सेम इंटेंसिटी की वैल्यू, क्योंकि इंटेंसिटी का जो ग्राफ होता है वो कॉस स्क्वायर का ग्राफ होता है, तो इट काइंड ऑफ चेंजेस लाइक दिस। ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए, आपका स्केच बना हुआ है आपके पेपर के अंदर, आपके नोट्स के अंदर, तो यू शुड रिमेंबर दिस ग्राफ विद एक्चुअल वैल्यूज ऑन द एक्स एक्सिस। तो यू शुड रिमेंबर दैट व्हाट आर दीज वैल्यूज, ये वैल्यूज क्या होंगी, ये जीरो होगा, एक मिनट उल्टा बना दिया,
कोसाइन का है ना, तो स्टार्ट मैक्सिमम से होता है। ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो अगर सिर्फ एक ही रोटेशन की बात करें, हाउ डू वी नो? बिकॉज दे सेड कि वोल्टमीटर प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड है। उन्होंने सॉरी इन्होंने कहा वोल्टमीटर प्रोपोर्शनल टू क्या है, इंटेंसिटी है। इन्होंने ये नहीं कहा कि वोल्टमीटर रीडिंग जो है वो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड है। अगर उन्होंने बोला था प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड है, तो फिर आप एम्पलीट्यूड वाला यहाँ पे यूज कर लेते, फिर यहाँ पे कॉस उसका स्क्वायर नहीं लगता। ठीक है, बट 90% ऑफ द टाइम आपको इंटेंसिटी वाला यूज करना पड़ा था, बिकॉज द थिंग दैट यू कैन मेजर इज इंटेंसिटी एंड नॉट एम्पलीट्यूड। अच्छा, मैं जवाब ये दे रहा था इस बात का कि ये जो वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी आ रही थी वो मल्टीपल लोकेशंस पे आ रही थी, राइट? सो लेट सपोज 37 डिग्री का ये एंगल था जहाँ पे ये वैल्यू आ रही थी। अब ये वैल्यू यहाँ पे जाके भी रिपीट होती है। 180 से 37.5 का डिफरेंस निकाल लो, वहां भी ये वैल्यू रिपीट होगी। फिर 270 से नहीं, 180 से प्लस 37.5 और 180 से माइनस 37.5, बिकॉज दिस लाइन इज प्रोपोर्शनल अबाउट 180। तो 180 से इस तरफ 37 और इस तरफ 37, तो दोनों एंगल आपको मिल रहे हैं 37.5, वहां वो भी आंसर्स हो सकते थे। देन यू जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड यू गेट मल्टीपल आंसर्स। ओके, देखो आगे जाके। तो इनका अगर दिल करता है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मुश्किल बनाना चाह रहे होते, तो ये 360 से भी 37.5 की तरफ जो ये एंगल बन रहा है, 360 से इस तरफ 37.5 माइनस कर दो, तो द आंसर्स दैट इट कुड हैव मेंशन्ड ओवर हियर इन द ऑप्शंस एज वेल, वो क्या क्या मेंशन कर सकते थे मैं आपको बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे मुझे पता है टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट स्टिल दिस इज इंपॉर्टेंट। सो 180 माइनस 37.5 कितना आता है? 142.5। और अगर मैं 180 प्लस 37.5 कर दूं तो 217.5, ये भी जवाब हो सकता था। और 360 माइनस 37.5, ये भी जवाब हो सकता था। 322, ये सब पॉसिबल आंसर्स थे अपार्ट फ्रॉम 37.5 इटसेल्फ। ठीक है, so this is really important to know, this is really important to know because they could have easily added those options and वो सारे फिर possible उसमें होते। तो हो सकता है उन्होंने एंगल सारे ही 180 190 से ज़्यादा दिए हुए होते। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल विद दिस। एनी हाउ, अभी तो बहुत आसान था। आई एम नॉट श्योर व्हाई दे मेड दीज पेपर्स। इन्होंने बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेशन हटाई हुई पेपर से, थोड़ी बहुत जो कॉम्प्लिकेशन यूजुअली आती है। सो आई एम सेइंग 2024 इज नॉट वेरी गुड प्रैक्टिस। इससे बेहतर प्रैक्टिस आपको इससे थोड़ी 2023 और 2022 और 2021 के पेपर में से मिल जाएगी। दे वर लाइक डेफिनेटली हार्डर देन दिस। अब ऐसा ना हो आगे जाके मैं गलत प्रूव हो जाऊं, क्योंकि जब भी मैं इस तरह की बात करता हूँ तो आगे पेपर में कोई फिर अजीब सा सवाल आ जाता है। टू वेव सुपरपोज, अ रिजल्टेंट पैटर्न इज फॉर्म्ड। ठीक है, विच स्टेटमेंट अबाउट द टू वेव्स मस्ट बी करेक्ट? मैं क्या पता जी। They have the same amplitude. Why would we say they have a result? They didn't mention anything about the resultant wave. So why would we say that they would have the same amplitude? There is no evidence to suggest they should have the same amplitude. They are of the same type. Yes. जो वेव सुपरपोज करती है वो सेम टाइप की, साउंड वेव्स लाइट वेव्स के साथ तो सुपरपोज नहीं करेंगी ना, बस यही ऑप्शन है, बाकी हमें कुछ नहीं बताया हुआ। ट्रांसवर्स वेव्स भी आपस में करती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी आपस में जो है वो सुपरपोज करती हैं ऑब्वियसली। They don't have to be traveling in opposite direction. One could be traveling like this, one could be traveling like this. They could meet over here as well. ये भी पॉसिबिलिटी है। वो जो बात है ना सेम एम्पलीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन, वो सारी चीज़ें स्टेशनरी वेव्स के अंदर स्पेसिफिकली होती हैं। जब स्टेशनरी वेव फॉर्म होनी होती है तो वो कंडीशन ज़रूरी होती है। यहाँ पे बस सेम टाइप की है बहुत। तो 27 का बी था। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Two waves pass through a gap in a harbor wall. A water wave passes through a gap in a harbor wall and diffracts. The gap has a width of 8. The wave traveled directly towards the gap. For which wavelength the diffraction of the wave is the greatest? Wow. इक्वल होगी तो ही ना यार, क्या सवाल पूछ रहे हैं माशाल्लाह से। सो 28 का डी। आई मीन थोड़ा सा मुझे शक हो रहा है कि अगर यही डिफिकल्टी लेवल आप लोगों के पेपर का है तो बेटा थ्रेशोल्ड ज़्यादा ही होगा। इस पेपर का थ्रेशोल्ड बताओ क्या था? Light of wavelength from a laser incident normally on a diffraction grating incident on a semicircular screen. Semicircular screen है तो this angle will form a 90-degree angle from over here. Just make sure.
रिमेंबर दिस. सो लाइट की वेवलेंथ आपको पता है, देयर आर 9 ब्राइट डॉट्स फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, जिसका मतलब है दिस इज समथिंग यू शुड बी एक. तो दिस इज n इज इक्वल टू 0. दिस इज 1 2 3 4. अब एग्जैक्टली 90 पे जरूरत नहीं बनने की, 90 से थोड़ा कम पे भी बन सकता था फोर्थ. एंड दिस इज ऑल्सो 1 2 3 4. ये ऑर्डर ऑफ मैक्सिमास मैंने लिखे हैं, ठीक है. सो जस्ट रिमेंबर कि टोटल 9 ब्रॉड स्पॉट्स किस तरह बन रहे हैं कि आपको जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा है वो फोर्थ है, और वो मैंने 90 पे एग्जैक्ट बना दिया, बट इट कुड बी लेस देन, अ लिटिल लेस देन 90 एज वेल. ओके. The separation between adjacent lines in the grating is d. What is the possible value of d? So let's just keep fourth order at 90 degrees. Okay. एग्जैक्ट 90 पे रख देते हैं. उसके बाद हमें करीब तरीन आंसर ढूंढना होगा, थोड़ा सा अकल लगा के. हो सकता है राउंड ऑफ करना, राउंड अप करना पड़े, हो सकता है राउंड डाउन करना पड़े. सही है. एन की जगह 4 डाल दिया, एंगल की जगह 90 डाल दिया. डी निकालेंगे. अच्छा, लैम्डा की जगह वैल्यू भी तो हमें पता थी, वो भी तो डालनी है. डी निकाला, यहाँ से कितना आता है. ग्रेट थ्रेशोल्ड 31 था, तो आई वुड कंसिडर इट. आई मीन इट्स नॉट दैट हाई. इससे ज़्यादा हो सकता था, 33 34 तक भी हो सकता था, बट हिस्टोरिकली एएस का यही थ्रेशोल्ड होता है, 30 32 के बीच में. तो इवन द पेपर इज नॉट दैट हार्ड, थ्रेशोल्ड इज स्टिल द सेम. सरप्राइज. गेटिंग 2.2. ये आ रही है डी की वैल्यू हमारे पास, जिसकी सबसे करीब वैल्यू ये वाली है, तो ए ही बनता है. 29 का ए. ठीक है जी. ओके हो गया. Which quantity is given by the product of a charge and electric potential difference? Work done or energy transferred? बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं भाई. Current in a filament lamp is increased. Which statement about the lamp is correct? Brightness of the lamp decreases. Absolutely not. The potential difference across the lamp decreases. No. Current increase करी तब करेंगे तभी increase होगा current, जब potential difference increase हुआ होगा. उसके अलावा resistance decreases. No, resistance increases. ये भी गलत है. Temperature of the filament increases. That's true, obviously. Yep. बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं भाई. Student builds a circuit. The lamps are all identical. Which lamp dissipates the most power? Again, I think ये सवाल हमारे पिछले वाले में भी आया था. ये आंसर है इसका. क्यों है ये जवाब? क्योंकि इसमें जो करंट होगा लार्जेस्ट होगा. सिंपली किरचॉफ फर्स्ट लॉ को देखो, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे स्प्लिट होगा, यहाँ पे स्प्लिट होगा, यहाँ पे आके वापस कंबाइन कर जाएगा. दिस वाज आई थिंक वाज आल्सो इन द अदर वेरिएंट. कैन यू सजेस्ट, आई मीन ऑल 2022 2023 सारे पेपर अच्छे थे, डिफिकल्ट थे. दे वर ऑल क्वाइट डिफिकल्ट, बट जस्ट डू द लास्ट 5 ईयर्स ना. उसमें आपको मुश्किल, देखो पेपर या आसान क्या मुश्किल होता है, आपको क्वेश्चंस मुश्किल ढूंढना है. ठीक है. अभी मैं मिस फातिमा को इंशाल्लाह एक टास्क दूंगा. इंशाल्लाह. नहीं, आई थॉट आई विल गिव इट टू हर, बट देन आई डू इट, आई थॉट आई डू इट माई सेल्फ. ओ लेवल के लिए ये टास्क मैंने जो है वो किसी को डेलीगेट किया है, बट ए लेवल में आई थिंक मैं काम खुद करूँगा. आई फाइंड द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम योर टॉपिकल फाइल्स इन द लास्ट 10 years, एंड देन आई विल पिक देम माई सेल्फ, एंड इंशाल्लाह उस पर मैं यूट्यूब पे स्ट्रीम करूँगा स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिसिटी के लिए और काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स के लिए, एंड देन मे बी फॉर वेव्स एंड सुपरपोजिशन एज वेल. सो मे बी लास्ट 3 days में दिस इज वॉट वी आर, दिस इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू डू. एक क्लास काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स की मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस की, एक क्लास इलेक्ट्रिसिटी डीसी सर्किट्स के मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस की, और एक क्लास वेव सुपरपोजिशन के मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस की. हर क्लास में आई वुड प्रॉब्ली राइट इन द टाइटल के 50 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, लेकिन आई वुड एंड अप डूइंग लाइक 25 to 30 ओनली. ठीक है. तो कुछ इस तरह का मामला होगा.
ईयरली इज अ प्रॉब्ली, देखो शायद मैं कल एक और कर लूँ, बट दैट वुड प्रॉब्ली बी द एंड ऑफ इट, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या कैपेसिटर क्यों बनाया हुआ है? नहीं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल क्यूब, तो क्यूब ये ग्रे कलर में है, इज मेजर्ड बाय प्लेसिंग इट बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। क्यूब हैज अ वॉल्यूम ऑफ V एंड इज मेड ऑफ अ मटेरियल विद रेजिस्टिविटी रो। कनेक्शंस का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। Which expressions gives the electrical resistance of the metal cube between X and Y? So करंट यूं पास कर रहा है। अब क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो होता है, आई मीन आई डोंट नो किस तरह से लिखा है इन्होंने, बट इसको देख लेते हैं। क्यूब जो होती है, क्यूब का वॉल्यूम होता है एल क्यूब, राइट। क्यूब का एरिया होता है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनता है इसका इस साइड पे, वो एल स्क्वायर बनता है। तो अब हमें जो पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वो होता है रेजिस्टिविटी into length upon area. So we need to write length in terms of area and also length in terms of sorry, we need to write everything in terms of volume essentially. यानी कि what I'm going to do is I'm going to do this. L is area की, नहीं, हाँ, L is area is L square ना, तो if I'm going to rewrite this one more time, तो it would be L upon L square for a cube, and then it would be simply rho into L, ठीक है। अब प्रॉब्लम सारा ये है कि ये रो एल तो आ गया फॉर अ क्यूब स्पेसिफिकली, दिस इज द सिचुएशन, बट हमारे पास वॉल्यूम जो है वो क्यूब रूट उसका लोगे तो वो आपको लेंथ दे देगा, तो शुडंट जस्ट दिस बिकम v की पावर 1/3। ओ, रो अपॉन एल है, माय बैड, ओके ओके, सॉरी सॉरी, मेरी मिस्टेक है यहाँ पे, ये रो अपॉन एल आएगा, ये और ये कैंसिल होगा ना। अब यहाँ पे हो जाएगा v वन अप, ये यूं हो जाएगा, दिस इज व्हाट इट वुड बिकम। सो ये तो बनता है c 33 का, सही किया है। हाँ सही किया। अब समझ में आ रहा है, कोई मुश्किल तो नहीं है, सब बहुत ज़्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। कैन यू एक्सप्लेन v पार्ट? यार क्यूब का वॉल्यूम एल क्यूब होता है ना, तो एल जो है वो v का क्यूब रूट होगा, तो बस मैंने यहाँ पे जो एल था उसको क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम से रिप्लेस कर दिया। आप सरफेस एरिया की बात कर रहे हो शिव, यू टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया, यू डोंट नीड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, यू नीड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द क्यूब। देखो ये क्यूब है ना, तो क्यूब में से अगर करंट यूं पास कर रहा है तो उसका ये वाला एरिया जो है उसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, दिस इज द एरिया दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, नॉट द एंटायर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, द क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके अंदर से करंट ऐसे पास करके जहाँ से बाहर निकल रहा है, ओके, दैट्स समथिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड। चलते हैं। A circuit needs to be completed by connecting two resistors between X and Y. Okay, the resistors can be connected in series or parallel with each other. Which combination of resistor would produce the least resistance? Wow, बिल्कुल ही यार, ये तो कह रहे हैं लेवल गिरा दो बस। तो इसमें भाई लीस्ट कॉम्बिनेशन में इसमें लेस देन 20 आएगा, इसमें लेस देन 40 आएगा, इसमें इज इक्वल्स टू 60 आएगा, इसमें इक्वल्स टू 140 आएगा, तो लीस्ट हमें पिक करना था, तो ए है। यू डोंट एक्चुअली नीड टू कैलकुलेट, जस्ट लुक एट द होल सिचुएशन एंड अंडरस्टैंड के पैरेलल में सबसे छोटे वाले से भी ओवरऑल रेजिस्टेंस छोटा होता है, दैट्स सिंपली इट। The diagram shows a circuit that includes a cell with internal resistance I1 और I2 दिया हुआ है, एक switch is initially open, which row describes the effect on currents I1 and I2 of closing the switch, right? अब identical resistors है, right? ये भी R है और ये भी R है। सीन ये होगा बॉस कि जब आप इस स्विच को करेंगे अभी initially when the switch is open, what you're getting is I1 is equals I2 and the total resistance of the circuit is R, okay?
total resistance of the circuit is R. External resistance. अब अगर मैं एक मिनट, they didn't say anything about identical resistors or anything. खैर, अब जब स्विच आपने क्लोज किया तो करंट यहां से भी पास करेगा. लेट्स जस्ट हैव अ करंट I3 as well. Now what you have is I1 equals I2 plus I3. मजे की बात यह है कि I1 तो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा. अच्छा, I1 क्यों इंक्रीज करेगा? I1 इंक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि ओवरऑल पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? If you connect a resistor in parallel, अच्छा by the way they are not identical, nobody said it they were identical, but just saying कि अगर ये दो कनेक्ट हो जाएंगे तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगा कंपेयर टू जस्ट वन रेजिस्टर. पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड करने से ओवरऑल रेजिस्टेंस कम ही आता है. तो उसकी वजह से जो मामला अब मुझे नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि I1 तो डेफिनेटली डिक्रीज करें. I1 टोटल करंट है आपका, ठीक है. अब I1 डिक्रीज कर रहा है, ये मैंने ऑलरेडी, सॉरी I1 इंक्रीज कर रहा है, माय बैड. अभी तो मैंने बोला इंक्रीज करेगा, मैं खुद डिक्रीज पे क्लिक कर दिया. So I1 definitely increases because the total resistance of the circuit decreases. Now the other thing to decide is कि I2 पे क्या फर्क पड़ेगा. In my opinion, अगर ये ना होता यहाँ पे तब तक सिंपली ये कह सकते थे कि इसके अक्रॉस, नहीं अभी भी हम कह सकते हैं, अभी भी हम यही कहेंगे कि जो टर्मिनल पीडी अवेलेबल है, जो टर्मिनल पीडी है इस सर्किट का, लेट्स थिंक, अगर I1 इंक्रीज करेगा लेकिन फिर भी वो I2 और I3 में स्प्लिट तो हो रहा है, तो I2 बढ़ेगा या कम होगा, इसके ऊपर कैलकुलेशन कोई करनी पड़ेगी. तो इसके ऊपर हम मॉडल कैलकुलेशन भी लगा सकते हैं, बट इफ यू जस्ट अप्लाई द कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली इसको देखें तो क्या होना चाहिए. मैं सोच रहा हूँ कि इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकल सकता है, वरना एंड में कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं. इफ यू गेटिंग कंफ्यूज, जैसे मुझे भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आई वुड जस्ट डू सम, गिव सम वैल्यूज टू द होल थिंग एंड देन जस्ट ट्राई एंड डू द कैलकुलेशन. बट लेट्स सी क्या जवाब आता है. हाँ, आ गई समझ, आ गई समझ, समझ आ गई. सो I2 जो करंट है दैट डिपेंड्स ऑन द टर्मिनल पीडी, राइट. टर्मिनल पीडी जो कि अवेलेबल होता है, राइट, जो कि इसके रेजिस्टेंस R पे डिपेंड करता है, जो कि रहेगा कांस्टेंट बाय द वे. सो I2 जो है वो डिपेंड करता है टर्मिनल पीडी पे जो कि हमें मिल रहा है और रेजिस्टेंस R पे. अब ये तो रहेगा कांस्टेंट, यानी कि ये जो रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, बट क्या चीज़ चेंज हुई, जब ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस गिरता है तो ये वाला करंट बढ़ता है और लॉस्ट वोल्ट्स इंक्रीज कर जाते हैं. लॉस्ट वोल्ट्स इंक्रीज करते हैं, ये बात हम सब ने पढ़ी हुई है इंटरनल रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में. लॉस्ट वोल्ट्स इंक्रीज करते हैं तो टर्मिनल पीडी डिक्रीज कर जाता है. टर्मिनल पीडी डिक्रीज करेगा तो इस ब्रांच में जो करंट जाएगा वो कम होना चाहिए, जिसका मतलब है कि I2 को करना चाहिए डिक्रीज, which means the answer should be C. Hopefully, let's look at the marking scheme. Yes, that was the concept. I wanted to explain it conceptually rather than just doing a calculation. But mind you, if you get stuck, like if you're unable to process के यार इसको मैं conceptually कैसे apply करूँ, तो then I would just suggest give any random values to these three and the switch open, यानी कि इसको भूल के पहले करंट निकाल के देखो, फिर इसको लगा के करंट लगा के देखो, you might get some idea as to what will happen. अपनी मर्जी की कुछ वैल्यूज दे दो EMF को भी और सब चीज़ों को, and then you can work out things from there as well. I have done the questions in the past this way. ओके जी, अब थोड़ा सा कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नजर आ रहा है. पहला द डायग्राम शोज सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 3 रेजिस्टर्स R1 R2 R3. इनकी वैल्यूज हमें नहीं गिवन, करंट्स की वैल्यू तो कुछ वोल्टेजेस की वैल्यू गिवन है, सेल का EMF पता है. उसके बाद कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जो है वो 0.48 है. गुड, इंटरेस्टिंग.
अब वो कह रहे हैं द करंट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस R2, R2 की वैल्यू मांग रहे हैं हमसे, राइट? आई थिंक वी कैन डू दिस, द वे वी कैन डू दिस इज, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन जस्ट टेल यू जो ओ लेवल में जिस तरीके से करवाते थे, कि पूरा पीडी कितना होगा, 1.6 वोल्ट्स होगा या नहीं होगा, राइट? इसमें ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, राइट? यू अंडरस्टैंड दिस? तो व्हाट यू कैन से इज कि इसके अक्रॉस जो पीडी होगा वो दोनों को माइनस करके आ जाएगा, विच वुड बी 1.6 minus 0.48, that gives you 1.12। अब आपको ये बात रियलाइज करनी है कि यहाँ से करंट कितना पास करेगा, वो आपको किरचॉफ फर्स्ट लॉ बता देगा, क्योंकि उन्होंने नीचे वाली ब्रांच का करंट बताया हुआ, टोटल करंट बताया हुआ है। तो इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस एंड दिस, तो यू गेट अगेन 0.64, राइट? 0.64 में से 0.32 निकालो तो 0.32 ही आता है। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ R2, यू नो कि वो V अपॉन I होता है, तो 1.12 divided by 0.32 and you should get your answer, जो कि कितना हो जाएगा, 3.5, जो कि ऑप्शन सी है। ऑल राइट, चलें, पोटेंशियोमीटर, नल मेथड्स, ये चीज़ अच्छी है, इसकी प्रैक्टिस आपने डेडिकेटेड करनी, इसमें मेरी डेडिकेटेड वीडियो भी है, बट आई जस्ट डन पोटेंशियोमीटर क्वेश्चंस as well, so do try and practice those as well. Potentiometer is used to compare EMF of E1 and E2, and this exact thing is actually in your notes, comparing EMFs। XY is uniform resistance wire है, यानी कि उसका resistance linearly change होता है with length। fixed resistor R is also present, you can see that। तो इसका मतलब ये समझना है कि अच्छा नहीं, ये एग्जैक्ट चीज़ नहीं है। एनीवेज ये बात रियलाइज़ करनी कि E1 की EMF E2 से ज़्यादा होता है, अगर हमारे पास नल पॉइंट आता है तो ये इस बात की गवाही है। ये बात भी यहाँ पे रियलाइज़ करनी है कि इसके अक्रॉस जो टोटल पीडी होगा इट विल बी लेस देन द टोटल EMF ऑफ E1, बिकॉज यहाँ पे कुछ पीडी इसको भी मिलेगा। तो अगर ये ना लगा हुआ होता तो इसके अक्रॉस जो पीडी होता वो सिंपली E1 के बराबर होता, टोटल पूरी वायर के अक्रॉस। और नल पॉइंट पे जो इस पार्ट के अक्रॉस पीडी होगा वो इस EMF E2 के बराबर होगा, रिगार्डलेस ऑफ वेदर R इज देयर और नॉट। द सर्किट इज चेंज, ये क्या हुआ भाई? A sliding contact is moved along XY when the sliding contact is at position P, the galvanometer reads 0, so that's null point initially। फिर कहते हैं कि, और एक बात तो क्लियर है कि E2 का EMF E1 से कम होता है, ये तो सबको ही पता है, बिकॉज खैर बिकॉज पे नहीं जाते अभी हम। द सर्किट इज चेंज्ड so that the galvanometer reads 0 when the sliding contact is at a new position to the left of P, which change would have been made to the circuit, right? अब इस बात को रियलाइज करना है, what change would you have made to the circuit? एक इसमें जो सबसे आसान ऑप्शन है कि अगर यहाँ पे आ रहा है अब नल पॉइंट, यानी कि कम लेंथ पे आ रहा है, तो E2 का EMF डिक्रीज हुआ है, बिकॉज दिस PD is equal to the EMF of this cell, so I'm just gonna say ये जो PD होता है, दिस PD नल पॉइंट के ऊपर जाके जो X से लेके नल पॉइंट तक का जो PD होता है वो आपके सेल EMF E2 के बराबर होता है। अब एक सबसे आसान तरीका, अगर इन्होंने यहाँ लिखा है कि E2 को डिक्रीज किया है तो हमारा वो ऑप्शन हो जाए, बट दे हैवंट मेंशन दैट पॉइंट, राइट? दे हैवंट सेड कि E2 का EMF डिक्रीज किया है, ये कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ इन्होंने, कहीं भी नहीं मेंशन किया, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनमें से एक्चुअली E1 का भी रेजिस्टेंस, E2 का भी जो EMF चेंज करने से या वायर का रेजिस्टेंस चेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, रीज़न क्या है इसकी। व्हाट इज़ द रीज़न कि वायर का रेजिस्टेंस या E1 का रेजिस्टेंस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इस वायर का अगर आप रेजिस्टेंस चेंज कर भी दो लेकिन इसकी लेंथ इतनी रहती है फॉर एग्जाम्पल, तो होता ये है कि जो अगर लेट से वायर है टोटल 50 ओम्स की, तो दैट बेसिकली जस्ट मीन्स कि अगर 50 ओम्स की वायर है
जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, और 100 सेंटीमीटर की वायर है, दैट जस्ट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर ऑफ द वायर, 1 सेंटीमीटर ऑफ द वायर हैज एन ईएमएफ, हैज अ resistance of 0.5 ohms. Each section of the wire that is 1 centimeter long has a resistance of 0.5 ohms. That's what it means. अब आप इसी चीज को अगर आप 20 ohms की वायर से रिप्लेस कर दो जो कि अभी भी 100 सेंटीमीटर्स की है, तो क्या होगा? इसका मतलब है कि ईच सेंटीमीटर ऑफ द वायर, यानी कि पर सेंटीमीटर जो वायर का रेजिस्टेंस है वो 0.2 है बस। लेकिन लीनियरली जो वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा यहां से यहां जाते हुए, वो लीनियरली ही अभी भी चेंज होगा। सो जो प्रोपोर्शन ऑफ द वायर जो आप कवर करेंगे और जो उससे पीडी मिलेगा इवेंचुअली, वो सेम ही मिलेगा चाहे आप वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा रखें या कम करें। दैट वुड नॉट, होपफुली आई डोंट थिंक दैट वुड मेक अ डिफरेंस, आई थिंक सो। लेकिन ये बात भी तभी ट्रू होती है अगर ये आर यहाँ पे ना रखा होता है, जो पूरी बात मैंने बताई है अगेन। अच्छा, E1 का अगर आप इन EMF बढ़ाते हैं तो भी आई थिंक इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज E1 का जो भी EMF है, वट एवर द EMF है, अगर इसका 12 वोल्ट है यहाँ पे, अब हो सकता है इसको 4 वोल्ट्स मिल रहे हो और इस पूरी वायर को मिल रहे हो 8 वोल्ट्स। अब अगर इन दोनों को आप अनचेंज रखो और इसका आप EMF कर दो 24 वोल्ट्स, तो दैट वुड जस्ट मीन्स कि अब इसको 8 मिल रहा है और इसको 16 मिल रहा है, तो वो जो प्रोपोर्शन है वो अभी भी सेम रहेगी। लेकिन आई थिंक उससे भी फर्क पड़ेगा, नहीं, हाँ उससे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसको तो इस पीडी के बराबर करना है ना आपने। हाँ, इससे भी फर्क पड़ेगा, फर्क इससे भी पड़ सकता है, फर्क इससे भी पड़ सकता है, फर्क इससे भी पड़ सकता है। ये वाला ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत है, तो सबसे पहले हमने इसको एलिमिनेट किया। चलो, आई वाज जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग इट थ्रू, नाउ वी नो के ए, सी या डी में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। लेट्स सी व्हाट दे हैव नाउ मेंशन्ड इन ईच ऑफ द पॉइंट्स। एक्स वाई वाज रिप्लेस्ड विद वन ऑफ लोअर रेजिस्टेंस। अगर एक्स का रेजिस्टेंस, एक्स वाई का रेजिस्टेंस कम होगा तो इसको पीडी भी कम मिलेगा, और इसका रेजिस्टेंस तो उतना ही है। अब इमेजिन करोगे ये 12 वोल्ट का सेल है, इसमें से 4 वोल्ट्स इसको मिल रहे थे, 8 वोल्ट्स इसको मिल रहे थे, और उस 8 वोल्ट्स में से भी सपोज करो ये थे वो 6 वोल्ट्स जो कि ईएमएफ इसको बैलेंस आउट करते थे, और यहाँ पे नल पॉइंट मिल जाता था आपको। इमेजिन दैट इज द सिचुएशन। इफ दैट वाज द सिचुएशन देन दिस वुड हैव बीन, अब ये वाली सिचुएशन है, अगर इमेजिन करो, अब अगर आप इसका रेजिस्टेंस और कम कर देंगे, अगर आप इसका रेजिस्टेंस और कम कर देंगे, तो अब होगा क्या? सपोज करो अब इसको मिल रहे हैं 6 वोल्ट्स फॉर एग्जांपल, या हाँ इसको लेट्स से अब मिल रहे हैं 6 वोल्ट्स, और इसको भी मिल रहे हैं 6 वोल्ट्स जो कि यहाँ से 12 अवेलेबल है। अब अगर इसका EMF 6 वोल्ट्स है, तो ये पॉइंट P टू द लेफ्ट नहीं बल्कि आपको फर्दर टू द राइट मूव करना पड़ेगा, आपको और लेंथ कैप्चर करनी पड़ेगी बिटवीन एक्स एंड द नल पॉइंट। तो वो आंसर गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब हमारा नल पॉइंट छोटी लेंथ पे आ रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ पी पे आ रहा है, नल पॉइंट यहाँ कहीं मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे लिखा होता वायर ऑफ हायर रेजिस्टेंस, तो फिर ये ऑप्शन सही होता। अच्छा, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया पॉइंट, ये तो हमने पहले इस पर बात कर ली कि इसका रेजिस्टेंस इस पीडी के बराबर होता है, तो अगर इसको डिक्रीज करते तो फिर लेफ्ट ऑफ पी पे आता। अच्छा, अब E1 को अगर आप इंक्रीज कर दें, E1 को अगर आप इंक्रीज कर दें, यानी कि लेट्स से ये 12 वोल्ट्स था, यहाँ पे मिल रहा था 4 वोल्ट्स, यहाँ पे मिल रहा था 8 वोल्ट्स, और ये था लेट्स सपोज 6 वोल्ट्स जो कि इसके 6 के बराबर था। अगर अब इस 12 को आप बना देते हैं 24, लेट्स से अज्यूम डबल कर देते हैं, और यहाँ पे आपको मिल रहा है अब 8 मिल रहा है, और यहाँ पे मिल रहा है आपको 16, तो अब आपको छोटी लेंथ पे, कम लेंथ के ऊपर वही 6 वोल्ट्स का EMF बैलेंस हो जाएगा। दैट इज 100% करेक्ट, यस, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो E1 है, अच्छा इन्होंने इसको इंक्रीज नहीं किया, इसको भी इन्होंने डिक्रीज किया। अगर यहाँ पे इंक्रीज लिखा होता तो फिर ये वाला ऑप्शन सही होता। सो मैं इंक्रीज वाला सिचुएशन देख रहा था। सो इफ यू हैड इंक्रीज्ड इट देन दिस वुड हैव बीन करेक्ट, बट सिंस दे रोट डिक्रीज तो ये गलत है। तो हमने ये भी एलिमिनेट कर दिया, ये भी एलिमिनेट कर दिया, इसका मतलब आंसर डी ही होना चाहिए। बिल्कुल डी ही है। और हम इसको अब समझ भी लेते हैं कॉन्सेप्चुअली कि आर के डिक्रीज करने से क्या होगा। जब आर को आप डिक्रीज करेंगे तो इमेजिन, लेट सपोज कि दिस इज 12, right? And let's say you're getting 4 volts across this one, and you're getting 4 में से बाकी जो बच गए 8 वोल्ट्स यहाँ मिल रहे हैं, और सपोज करो ये 6 है और ये आपका 6 बैलेंस आउट हो रहा था। अब अगर आप R को डिक्रीज करते हैं तो ये 4 सपोज करो 3 वोल्ट्स हो गया, तो ये वाला हो गया 9 वोल्ट्स। अब ये जो वोल्टेज है ये बढ़ जाएगा, 6 के बजाय लेट्स से 7 या कुछ भी 6.5 हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू गेट टू द बैलेंस पॉइंट अगेन यू वुड हैव टू मूव दिस नल, यू हैव टू मूव दिस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टू द लेफ्ट, जिससे आपका फाइनली फिर ये बैलेंस होगा। सो आर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करने से
इसको ज़्यादा शेयर मिल गया वोल्टेज का, इसको जब ज़्यादा शेयर मिल गया वोल्टेज का तो बैलेंस पॉइंट जो है वो, ये नल पॉइंट जिसे हम कहते हैं, वो छोटी लेंथ पे मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज आई थिंक, अगेन मुझे एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि आई डिडंट गो थ्रू ऑल दी ऑप्शंस और एवरीथिंग, बट हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन भी 3 से 4 मिनट में हो जाना चाहिए। ओके, नाउ लेट मी रीड अ क्वेश्चन जो तंजील ने पूछा। सर आई हैव अ क्वेश्चन, व्हेन द पीटी बिटवीन P and E2 is 0, P and E2, okay, does the current flow through E2 or XP? PD between P and E2 का क्या मतलब है? E2 और खाली पॉइंट का मतलब, तो खाली एक पॉइंट पे PD तो नहीं होता ना। What I meant to ask is, will the current be flowing through the circuit? जब नल पॉइंट होता है तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होता है, यहाँ करंट फ्लो कर रहा होता है, यहाँ पे करंट नहीं फ्लो कर रहा होता, यानी कि ये पूरा जो सेक्शन होता है इसमें करंट जीरो होता है। ओके, क्लियर? चलो, बस ये एक वाहिद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था इसके अंदर, और यूजली नल पॉइंट्स वाले क्वेश्चन इंटरेस्टिंग ही होते हैं। लेट्स फिनिश दिस ऑफ नाउ इन लाइक 2-3 मिनट्स। न्यूक्लियस के अंदर 144 न्यूट्रॉन्स हैं, 93 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियस पी अनस्टेबल एंड अंडरगोज अल्फा डिके टू फॉर्म न्यूक्लियस क्यू, क्यू देन अंडरगोज बीटा माइनस डिके टू फॉर्म आर, पी इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट पी ऑन द विच पॉइंट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट आर। ओके, सबसे पहले तो अगर हम पी की इक्वेशन लिख लें तो P है 93 प्लस 144 करके देना भाई, 237 यहाँ आता है। अच्छा, मजे की बात है कि हम इक्वेशन लिख के कर रहे हैं लेकिन उन्होंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही दिए हैं यहाँ पे, बट एनी हाँ, हम अपने यूजुअल तरीके से करते हैं। अल्फा डिके होगा तो उससे बनेगा Q। अब जो Q है उसमें होगा 91 और 233, फिर Q जो है जिसमें 91 और 233 है, इट अंडरगोज बीटा माइनस डिके जो कि यूँ होता है। तो जो R होगा उसमें हो जाएगा यहाँ पे 92 और यहाँ पे 233 रहेगा। ये अब आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए चीज़ें। तो R के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हैं 92, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो 233 माइनस 92 141 है, ठीक है। 141 और 92 के उस पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। सो मुझे 38 का ए मिल रहा है, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, द डायग्राम शोज अ क्वार्क composition of 4 different hadrons. One of the hadrons is a sigma plus particle that has a charge of, you don't need to remember the name of by the way these particles, in particle का actual नाम क्या है, you don't need to memorize at all, but they have just given you the symbol, right? अब वो कह रहे हैं कि it has a charge of plus E where E is the elementary charge, उसका +1 का चार्ज है। कह रहे हैं ये कौन सा हेड्रॉन हो सकता है, इनमें से पता करके बताएं। भाई अब सीधी सी बात है, आपको अप क्वार्क का पहली बात तो ये चार्ज पता होना चाहिए कितना होता है, +2/3। डाउन क्वार्क का होता है -1/3, और स्ट्रेंज का भी होता है जी -1/3। सही बोल रहा हूँ बिल्कुल। अब सब में 3-3 है क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, बेरियंस हैं, राइट। एनी हाउ, अब हमें ये देखना है कि कौन सी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे इनके चार्जेस ऐड अप करके +1 आ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं सब पे लिख के देख लूँ तो हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा है -1/3, -1/3, -1/3, दैट वुड नॉट गिव यू +1, एब्सोल्युटली नॉट। तो यहाँ पे आता है -1/3, -1/3, -1/3, इससे भी आपको बी +1 नहीं मिलेगा। यहाँ पे आता है +2/3, -1/3, -1/3, इससे भी आपको नहीं मिलने वाला। ये आंसर आपका +2, +2/3, -1/3, दिस इज इक्वल टू 1, तो ये आपका जवाब आ जाएगा डी। सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। You just need to add all the charges together, pretty straightforward, and you have to memorize these charges. सबके quarks and antiquarks. Which type of a particle is comprised of most quarks? बेरियन, बेरियन में 3 होते हैं, 3 क्वार्क्स। इसमें होते ही नहीं है, ये तो एक ही एंटी क्वार्क है, तो एक क्वार्क हो गया, इसमें एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क होता है।
तो आंसर आपका बेरिया नहीं है। ठीक है, सो दैट वाज द एंड ऑफ द पेपर। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 37, दैट वाज द ओनली थिंग worth talking about. बाकी it was straightforward. If you're in the zone, if you're confident, if you've studied enough, you should be scoring 35 in this kind of paper. आपसे कुछ एग्जाम प्रेशर में मिस्टेक्स हो सकती हैं, दोज आर अंडरस्टैंडेबल, बट अदर देन दैट इस पेपर में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, चलो आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।